चलिए तो हम लोग जो नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोग वेक्टर कैलकुलस में क्या क्या देख लिए, इससे पहले जो हम लोग देखे थे वेक्टर कैलकुलस में वो देखे थे ग्रीन्स थ्योरम देखे थे और स्टोक्स थ्योरम। मतलब स्टोक्स थ्योरम जो होता है वो लाइन इंटीग्रल के लिए गया था, है ना। और ग्रीन्स थ्योरम जो था वो लाइन इंटीग्रल और सरफेस के बीच में रिलेशन के लिए हम लोग ग्रीन्स थ्योरम और 2D में यूज किए थे। स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल और सरफेस के लिए, और ग्रीन्स थ्योरम जो है वो केवल 2D के लिए था, है ना। 2 डायमेंशनल जहाँ भी शेप बन रहा था वहाँ पे हम लोग ग्रीन्स थ्योरम लगाते हैं। और जो थर्ड है आप लोग का, दैट इज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग कहाँ लगाएंगे, तो इसको चलिए देखते हैं। देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है दैट इज इट गिव्स ए रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है ये रिलेशन देता है। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये हम लोग पढ़ेंगे। इट इट गिव्स ए रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो जहां भी सरफेस और वॉल्यूम की बात हो रहा हो, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, वहां पे हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अब इसमें बड़ी बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाए, कहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम लगाए और कहाँ पे स्टोक्स थ्योरम लगाए। तो क्वेश्चंस देख करके, क्वेश्चंस के फॉर्मेट को पढ़ करके क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि आपको क्लोज्ड कर्व है या क्लोज्ड रीजन है ना। तो उसको क्वेश्चंस को देख करके ही आपको ये पता लगेगा, ये आइडिया लगेगा कि आपको क्या अप्लाई करना है। क्योंकि पिछला मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने ये देखा था कि जो लाइन इंटीग्रल था, तो लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चंस दिए हुए थे लेकिन वो टोटल 4 लाइन था। तो 4 लाइन से मिलकर के आप एक जो है क्लोज लूप बना सकते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से आप वहां पे क्या लगा सकते थे, स्टोक्स थ्योरम, है ना। तो जो लाइन इंटीग्रल था, तो लाइन इंटीग्रल से तो बनता ही वो क्वेश्चन, लेकिन लाइन इंटीग्रल के हेल्प नहीं लिए, हम लोग स्टोक्स थ्योरम लगाए क्योंकि वो 4 लाइन मिलकर के एक रीजन बना रहा था, है ना। तो एक जो है बाउंड्री बना रहा था जिसपे हम लोग स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किए। तो ये क्वेश्चंस देख करके आपको आइडिया लगेगा। तो आप लोग को इतना तो पता चलेगा कि कौन सा सरफेस इंटीग्रल है और कौन सा वॉल्यूम इंटीग्रल हम लोग को निकालना है। तो वो क्वेश्चन में खुद ही रहेगा कि क्लोज्ड रीजन है, जो रीजन है क्लोज्ड रीजन है। रीजन का मतलब वॉल्यूम में पूरा है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड रीजन, ये भी केवल क्लोज्ड रीजन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। इससे पहले जो हम लोग देखे थे ग्रीन्स थ्योरम, वो भी क्लोज रीजन क्लोज कर्व के लिए था, मतलब 2 डायमेंशनल के लिए था, है ना। और ये जो है क्लोज रीजन के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस, यहाँ देखिए एस लिखा हुआ है, एस का मतलब सरफेस। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया सरफेस। और यहाँ पे देखिए भी लिखा हुआ है, भी का मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल करना है। तो वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस है। तो आप लोग ये जो है आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इंटू डी बी। तो आप लोगों को पता है कि डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। मैं एफ यहाँ पे कोई हमारा वेक्टर फील्ड है जिसको हम ले लिए, तो उसको यदि हम लोग डाइवर्जेंस निकालेंगे, है ना, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं डाइवर्जेंस के केस में, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना या ग्रीन्स थ्योरम बहुत ही आसान होता है, क्वेश्चंस को देख करके अप्लाई करना। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जिसपे आपको और भी डाउट क्लियर होगा। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर एफ इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इट्स डाइवर्जेंस। तो कुछ नहीं, जैसे सरफेस इंटीग्रल ऑफ कोई भी वेक्टर फील्ड एफ है, उसका सरफेस इंटीग्रल है वो बराबर होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ऑफ इट्स डाइवर्जेंस। ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ, बस ये है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और ये फार्मूला जो था वो फार्मूला भी आप लोग को ध्यान रखना है कि क्या फार्मूला भी लिखे थे। ठीक है, और उसके बाद देखिए जैसे एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन लेकर के हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे इवेल्युएट द सरफेस इंटीग्रल, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है इवेल्युएट द सरफेस इंटीग्रल, आपको खुद ही कह रहा है कि सरफेस इंटीग्रल निकालना है ऑफ आर। आर यहाँ पे देखिए जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट लिखा हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये क्या आपका पोजीशन वेक्टर ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब देखिए क्वेश्चंस मैंने क्या कहा था, क्वेश्चंस को लैंग्वेज, क्वेश्चन के लैंग्वेज को देख करके आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ कह रहा है इवेल्युएट करने के लिए सरफेस इंटीग्रल, जो कि यहाँ पे वेक्टर आर दिया हुआ है, ठीक है, ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर डिफाइंडेड बाय। अब ये जो दिया है ये किसका रीजन, कैसा रीजन दिया है, स्फीयर का रीजन। स्फीयर कैसा होता है, रीजन में होता है पूरा, मतलब 3 डायमेंशन पूरा उसका जो होता है शेप। तो तीनों ही एक्सिस लेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, एक पूरा का पूरा रीजन बन जाएगा, है ना।
तो एक जो है स्फीयर, ये आपका दिया हुआ है स्फीयर, स्फीयर पे उसका हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये कैसा रिलेशन है, एक सरफेस का और एक वॉल्यूम का रिलेशन इसमें दिख रहा है। तो आपको इसको देख करके क्या आइडिया लग रहा है कि इसको कैसे सोल्व करना चाहिए? बिल्कुल ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इस पे लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम की बात हो रही है ना। जो रीजन आपका क्लोज्ड रीजन जो दिया हुआ है वो एक स्फीयर है, जो कि क्लोज्ड रीजन होगा उसका शेप, इसीलिए हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि कभी कभी क्या है कि डायरेक्ट इवेल्यूएशन ऑफ द सरफेस इंटीग्रल कैसे निकालेंगे डायरेक्ट। तो इसके लिए जैसे हम लोग को ये पता है कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है इसका ये फॉर्मूला होता है वेक्टर एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस। एन कैप ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एन कैप, और डी एस जो है डिफरेंशियल सरफेस एरिया है। और सपोज मान के चलिए कि ये वेक्टर एफ जो है वेक्टर आर के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। वेक्टर आर को यदि हम वेक्टर एफ यदि बोल रहे हैं तो यूज क्या निकालने, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जैसे हमको पता है कि वेक्टर एफ या वेक्टर आर दिया हुआ है और इसका यदि ग्रेडियंट निकालेंगे तो हमको पता है कि ग्रेडियंट जो है वो नॉर्मल वेक्टर देता है। जब भी आप ग्रेडियंट निकालते हैं जे भी वेक्टर फील्ड का तो वो क्या देगा, नॉर्मल। तो आप ग्रेड फाइव जो निकालते हैं, फाइव कोई भी सरफेस है दिया हुआ, ठीक है, और यदि उसका ग्रेडियंट आप निकालते हैं तो उस पर क्या मिलेगा हमको, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वेक्टर आर दिया हुआ है आपको और स्फीयर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो वेक्टर आर दिया हुआ है, वेक्टर आर जो दिया हुआ है इसी को अभी हम लोग वेक्टर एफ बोल रहे हैं। वो क्या है आपका एक्स, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है आपका, देखिए जरा, और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और स्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर फील्ड एक्स आई कैप, वेक्टर एफ जो है दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये पोजीशन वेक्टर है, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, जो पोजीशन दिया हुआ है दैट इज आर स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ग्रेड फाइव, जो आपका स्फीयर दिया हुआ है, जो सरफेस है वो सरफेस क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये दिया हुआ सरफेस। तो ये जो सरफेस है दैट इज फाइव इक्वल टू सी। तो हम लोग को पता है जो ग्रेड फाइव निकालते हैं, जो नॉर्मल वेक्टर होता है क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाइव, अभी देखे थे, दैट इज ग्रेड ऑफ फाइव। ग्रेड फाइव कहने का मतलब ये फाइव इक्वल टू सी, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट पे हम लिखे हैं कि फाइव इक्वल टू सी। तो आपको ग्रेडियंट ऑफ फाइव निकालना है। ग्रेडियंट सबको पता है, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं, ग्रेडियंट का मतलब डेल ऑपरेशन करना है। ठीक है, आयोटा ऐसे डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स इंटू फाइव है ना, प्लस जे डेल अपॉन डेल ऑफ वाई इंटू फाइव प्लस के कैप डेल अपॉन डेल ऑफ जेड इंटू फाइव, यही से हम लोग निकालते हैं, है ना, ग्रेडियंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए आई कैप, और फाइव के जगह हम लोग इस पूरे को लेंगे और इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, बाकी के टर्म्स 0 हो जाएगा, प्लस जे कैप 2 ऑफ वाई हो जाएगा एंड प्लस के कैप 2 ऑफ जेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले तो क्या दिख रहा है, आई कैप मतलब x, यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या निकलेगा हम लोग को, x इंटू आयोटा आई कैप प्लस y इंटू जे कैप एंड प्लस जेड इंटू के कैप। तो ये फिर से हमारा क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर, ये हमारा था वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर आर बन गया। तो अभी जो हम निकाले हैं ये क्या निकाले, ग्रेड फाइव निकाले, ग्रेडियंट ऑफ फाइव। ये तो आपको नॉर्मल वेक्टर निकला, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में जो है हम लोग जो फार्मूला देखते हैं उसमें क्या रहता है, नॉर्मल वेक्टर जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो अभी ये नॉर्मल वेक्टर है, अब हमको इसको यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनाना है। तो इसको कैसे बनाते हैं, किसी भी वेक्टर को यदि आपको यूनिट वेक्टर बनाना है तो उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी वेक्टर को सपोज हमको यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमको, यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमको चाहिए।
इसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो आपका वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है वो 2 वेक्टर आर है, एंड डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यदि और लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वेक्टर आर एंड मैग्नीट्यूड निकालना, तो इस वेक्टर, ये जो वेक्टर आर दिख रहा है इसका मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, है ना, मॉड ऑफ आर, या इसी को आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाय आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, यदि स्क्वायरिंग करेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये अभी क्या निकला हमारा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, हम लोग को जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था वो क्या फाइंड आउट करना है, देखिए क्वेश्चन में इवेल्युएट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर, तो इसका हम लोग को सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो सरफेस इंटीग्रल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सरफेस इंटीग्रल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है वेक्टर एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस। ठीक है, तो चलिए अब हमको एन कैप निकल गया और वेक्टर एफ पता है हमको। ठीक है, एन कैप निकल गया और डी एस हमको जो है ये भी पता है। तो देखिए जरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो हो जाएगा हम लोग का दैट इज आई जो हो जाएगा इंटीग्रल, वो डबल इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट एन कैप इंटू डी ऑफ एस। यहाँ से हम डबल इंटीग्रल कर लेंगे। जो वेक्टर एफ है वो आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर आर है, इंटू एन कैप क्या निकला है, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर निकला है, इंटू डी ऑफ एस। ठीक है, अब देखिए वेक्टर आर इंटू वेक्टर आर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आर स्क्वायर हो गया, नीचे भी क्या हो गया, आर स्क्वायर इंटू डी ऑफ एस, ये आर स्क्वायर कट जाएगा, तो डबल इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एस। अब डी ऑफ एस का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जब भी आपको ऐसे डी ऑफ एस मिले, यहाँ पे आप जब भी डबल इंटीग्रल डी ऑफ एस का मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करेगा, टोटल सरफेस एरिया। और यदि यही ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डीवी, इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डीवी लिख रहा है, इसका मतलब टोटल वॉल्यूम। ठीक है, और टोटल जो है ये क्या बन जाएगा आपका, वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है, दैट इज द वॉल्यूम। इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे। ठीक है, जब भी आपको ऐसे मिल जाए डबल इंटीग्रल डी ऑफ एस, इसका मतलब ये टोटल सरफेस एरिया को इंडिकेट कर रहा है, और यदि ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डीवी का मतलब उसका वॉल्यूम, तो ये टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यदि देखेंगे क्या निकला है, डबल इंटीग्रल डी ऑफ एस का मतलब टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। और यहाँ पे यदि हम लोग सरफेस एरिया की बात करें तो जो सरफेस एरिया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है ये वेक्टर आर स्क्वायर है, इसको हम वेक्टर आर ही रखेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये वेक्टर आर आर ही होगा यहाँ पे। ठीक है, मॉड निकालेंगे तो वेक्टर आर ही होगा। और इस वेक्टर आर को यदि हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, ये कटेगा नहीं। ठीक है, एक टर्म्स ही कटेगा, एक टर्म्स रह जाएगा वेक्टर आर का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ऊपर में आर और आर, ऊपर आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आर इंटू डी ऑफ एस, एक आर कट जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा आर डबल इंटीग्रल डी ऑफ एस। ये कैसे यहाँ पे किए थे, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर आर है, यदि इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ऐसे मॉड निकालेंगे, तो इसको आप सिंपली आर लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो ये जो निकालते हैं मॉड, वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस पूरे के बदले हम क्या लिखे हैं, आर। तो मैंने इस पूरे को रिप्लेस करके क्या, सिंपली ये आपका आर हो जाएगा, पूरे को रिप्लेस करेंगे तो। ठीक है, और फिर वेक्टर एफ, जो वेक्टर एफ यही वेक्टर आपका आर है, पोजीशन वेक्टर, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया, तो ये जो निकलेगा आर इंटू डी ऑफ एस, दैट इज आर इंटू टोटल सरफेस एरिया। तो आर पहले से था इंटू टोटल सरफेस एरिया, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, दैट इज द 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका जो हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका टोटल इंटीग्रल जो हो जाएगा दैट इज द 4 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा आपका आंसर, टोटल इंटीग्रल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हम लोग किए इसमें से अभी सरफेस इंटीग्रल पूछ रहा था,
ठीक है। अभी सरफेस इंटीग्रल से हम लोग बनाए, अब इसी को यदि वॉल्यूम इंटीग्रल से यदि बनाए, क्योंकि सरफेस और वॉल्यूम में रिलेशन था, तो यदि सरफेस इंटीग्रल से ये आ रहा है तो वॉल्यूम से भी सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उसके बेसिस पे भी देख लेते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम इंटीग्रल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है। अब हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल की बेसिस पे देखते हैं क्या आता है। जैसे कि है इंटीग्रेट अलोंग ए स्फीयर, तो यदि हम स्फीयर के क्रॉस इंटीग्रेट अलोंग ए स्फीयर, तो स्फीयर कैसा होता है, क्लोज्ड रीजन होता है। तो क्लोज्ड रीजन के केस में अभी मैंने बताया था कैसे हम लोग क्या यूज करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो जो आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता है, ठीक है, ये क्लोज्ड रीजन के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, है ना, डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस सर्फेस इंटीग्रल एंड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इंटू डी वी, दैट इज द वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये आपका जो वेक्टर एफ है, ये आर है, और यही आर क्या है आपका पोजीशन वेक्टर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एन प्लस जेड के कैप, पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर, ठीक है। तो यदि हम लोग डाइवर्जेंस निकालेंगे, यदि आप डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ निकालेंगे तो क्या आएगा, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट करना, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करना, तो सबसे पहले किसका, डेल का डॉट प्रोडक्ट करना, मतलब वेक्टर डेल के साथ वेक्टर एफ का डॉट प्रोडक्ट करना। और वेक्टर डेल आप लोग को पता है कि जो वेक्टर डेल होता है वो क्या होता है, वेक्टर डेल का मतलब आयोटा डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स, है ना, एंड प्लस जे डेल अपॉन डेल ऑफ वाई एंड प्लस के डेल अपॉन डेल ऑफ जेड। ये आपका डेल निकल गया वेक्टर डेल, और ये आपका क्या है, वेक्टर एफ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आयोटा और इनके कोफिशिएंट, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा आपका, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ जो हो जाएगा 1 आ जाएगा, फिर प्लस 1 एंड प्लस 1 दैट इज 3 आ जाएगा। तो डाइवर्जेंस जो हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ वो कितना आ गया, 3, ठीक है। तो हम लोग का जो इंटीग्रल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल दैट इज द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इंटू डी भी, ठीक है। अब हम लोग को पता है ये ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ कितना निकला है, 3, ठीक है, इंटू डी भी। अभी मैंने बताया था डीवी का मतलब क्या होता है, ये ट्रिपल इंटीग्रल इंटू डीवी, डीवी का मतलब टोटल वॉल्यूम, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वही वॉल्यूम हो जाएगा। तो आपका क्लोज रीजन कैसा है, स्फीयर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये 3 से 3 कट गया, तो फिर से हमारे क्या 4 पाई आर क्यूब, तो फिर से हमारा जो इंटीग्रल आ गया कितना, 4 पाई आर क्यूब। ये हम लोग को फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो चाहे आप सरफेस इंटीग्रल से सॉल्व कीजिए, चाहे वॉल्यूम इंटीग्रल से सॉल्व कीजिए, आंसर सेम ही आना है। तो यही सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के जो रिलेशन है, ये देता है कौन, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसी में हम लोग, इसी के लिए हम लोग यूज करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये क्वेश्चंस को रीड करके ही आपको आइडिया लगेगा, पढ़ करके ही एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन में क्लोज रीजन दिया हुआ है कि क्लोज सरफेस दिया हुआ है, ठीक है। यदि क्लोज सरफेस रहता है तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, स्टोक्स थ्योरम यूज करते हैं क्लोज सरफेस वाले में। लेकिन क्लोज रीजन की बात कर रहा हो, पूरा रीजन, क्लोज रीजन की बात कर रहा हो, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक दो और भी क्वेश्चन देखते हैं, ताकि और भी आपको डॉट क्लियर हो और आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस को रीड करके समझ में आएगा कि क्या यूज करना है, क्या अप्लाई करना है। मोस्टली स्टूडेंट को इसी में ये प्रॉब्लम आते रहता है देख करके। तो मैंने टोटल 6 चीज बताया टोटल। जैसे पहले मैंने बताया था लाइन इंटीग्रल कैसे लगाना है, उसका क्या फार्मूला होता है, फिर सरफेस इंटीग्रल, फिर वॉल्यूम इंटीग्रल, तो ये 3 अलग मैंने बताया था। उसके बाद स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये वेक्टर कैलकुलस का ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहां से क्वेश्चंस अभी के टाइम पे मोस्टली रहते ही हैं। तो अभी इतना करने के बाद आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे हमको गॉस डाइवर्जेंस लगाना है, कहाँ ग्रीन्स लगाना है और कहाँ स्टोक्स लगाना है, ठीक है। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और भी डाउट क्लियर हो। देखिए ये एक क्वेश्चन और है, और इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़ने के बाद आपको क्या आइडिया लग रहा है, देखिए जरा। सपोज सी इज ए क्लोज्ड कर्व, यहाँ देखिए कर्व कर रहा है, सपोज जो आपका सी का मतलब सी इज ए क्लोज्ड कर्व डिफाइंड एज द सर्कल। आप सबको पता है कि जो सर्कल होता है वो 2D में होता है, एक्स वाई प्लेन या कोई भी दो मतलब एक्सिस के बीच में ही हम सर्कल खींचेंगे तो कैसा बनेगा, वो क्लोज जो है कर्व बनेगा, ठीक है। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 विथ सी ओरिएंटेड एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा सी कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इसका ओवर द कर्व सी इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये जो सी दिया हुआ है, क्लोज कर्व जो दिया हुआ है,
वो एक सर्किल दिया हुआ है और सर्किल 2 डायमेंशन होता है, तो 2D में होता है। तो हम लोग को पता है 2D में यूज करने के लिए ग्रीन्स थ्योरम दिया गया है। यहाँ पे वॉल्यूम का कोई जिक्र ही नहीं है, तो हम गॉस डाइवर्जेंस के बारे में सोचेंगे ही नहीं, ग्रीन्स है, ग्रीन्स के बारे में सोचेंगे। अब ग्रीन्स थ्योरम लगाना बहुत ही आसान है। देखिए जरा, आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रल इसको फाइंड आउट करना है। तो ये जो दिया हुआ है, देखिए एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इंटू डी ऑफ वाई, दैट इज ये लाइन इंटीग्रल के फॉर्मेट में है। तो आप सबसे पहले ये जो है 2D है, और 2D में हम लोग को पता है क्या यूज करते हैं हम लोग, ग्रीन्स थ्योरम। और जो सी का मतलब जो सर्कल दिया हुआ है, वो सर्कल कैसा है, क्लोज कर्व। तो दो चीजें को ध्यान रखना था, पहला कि 2 डायमेंशनल होना चाहिए, 2D में है बिल्कुल है, और दूसरा क्लोज होना चाहिए, क्लोज कर्व है। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम। देखिए लाइन इंटीग्रल की बात करेगा तो हम लोग स्टोक्स यूज करेंगे, वॉल्यूम की बात करेगा तो गॉस डाइवर्जेंस यूज करेंगे, लेकिन 2 डायमेंशन में यूज कर रहा है, 2 डायमेंशन में क्लोज कर्व है, तो हम लोग किसकी बात करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम। यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम से। ग्रीन्स थ्योरम याद रखने के लिए मैंने बताया था कि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशन होता है, सेम टू सेम आपको वैसे ही याद रखना है। देखिए आपको जब डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बताया था, वहां पे मैंने बोला था m इंटू डी ऑफ एक्स एंड प्लस n इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, जब आप मेरे वीडियो देखेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे आप पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उस वाले केस में मैंने ये बताया हुआ है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कंडीशन है। dx के कोफिशिएंट को वहां पे m बोले थे और dy के कोफिशिएंट को n बोले थे, तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, डेल m। अब m जो dx का कोफिशिएंट है उसको दूसरा वाले वेरिएबल मतलब कि y के रिस्पेक्ट में, तो डेल ऑफ y इक्वल टू डेल ऑफ n डिवाइडेड बाय डेल ऑफ x। मैं ये सेम टू सेम नहीं है, मैं ये बस बोल रहा हूँ कि कैसे इस चीज को हम जो है याद रख सकते हैं, इस चीज को कि किस तरीका से हमको ग्रीन्स थ्योरम याद रखना है। सेम टू सेम यहाँ भी आपको ऐसा ही फंक्शन दिखेगा, और फंक्शन देख करके ही आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करना है। देखिए जरा यहाँ पे जो आपको dx दिख रहा है, तो dx के कोफिशिएंट को मैंने क्या बोला, m बोलिए, यहाँ पे f ऑफ x बोल दिया है, और जो dy है उसके कोफिशिएंट को क्या बोलना है, n बोलना है। तो हम लोग जो यूज करेंगे ग्रीन्स थ्योरम, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो आ जाता है हम लोग का, वो क्या हो जाता है, वो डबल इंटीग्रल है ना, डेल अपॉन डेल ऑफ, पहले क्या लेते हैं, डेल अपॉन डेल ऑफ वाई, ठीक है, फिर माइनस डेल अपॉन, और जो फार्मूला होता है ग्रीन्स थ्योरम का देख लीजिए, जो फार्मूला है ग्रीन्स थ्योरम का, ठीक है, ये रहा आपका ग्रीन्स थ्योरम। जो डी ऑफ एक्स है ना, जो डी ऑफ वाई है उसको हम लोग डेल एक्स, पहले एक्स वाले लिखेंगे, डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ वाई वाला टर्म्स लिखना है, माइनस डेल अपॉन डेल ऑफ वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाला टर्म्स लिखना है। तो y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, पहले x के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में। तो ये जो आपका हो जाएगा, ठीक है, ये जो हो जाएगा, पहले आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको, डेल x एंड माइनस डेल अपॉन डेल ऑफ y। अब आपको ये ध्यान रखना है, इनटू यहाँ पे जो होगा, मैं इसको एक बार अच्छे से लिख लूं, ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम सबसे इजी है और सबसे आसान है ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करना, ठीक है। ये जो आपका ग्रीन्स थ्योरम हो जाएगा, दैट इज डबल इंटीग्रल। अब हमको क्या करना है, डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स करना है, माइनस डेल अपॉन डेल ऑफ वाई, इतना तो आप याद ही रखिए फॉर्मेट, इनटू डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ वाई। अब आपको सोचना है कि x के रिस्पेक्ट में किसको रखेंगे, तो जो dx के कोफिशिएंट है उसको नहीं, उसके अपोजिट वाले को, तो जो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है, जो दूसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट है, इसका मतलब n वाला, तो n का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, एंड माइनस साइन बीच में है, और फिर जो आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x वाला कोफिशिएंट लेंगे, तो x इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको यदि पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या दिखेगा हम लोग को, देखिए यदि पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे y कांस्टेंट हो जाएगा, y को बाहर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और तो x का क्या हो जाएगा, 2 ऑफ x हो जाएगा, एंड द माइनस यहाँ देखिए y के रिस्पेक्ट में करना है तो x को बाहर ले लीजिए, और y का क्या हो जाएगा, 2 ऑफ y। तो आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही टर्म्स जो है वो सेम ही आ गया, ठीक है, जैसे 2xy यहाँ है, सेम टू सेम 2xy है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 0, ठीक है, सेम टर्म्स आ गया। तो कितना सिंपल है, तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे
तो आपको खुद ब खुद एक आइडिया लग जाएगा। आपको बस इतना ही सोचना है कि ये फॉर्मेट किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, किस फॉर्मेट में है, 2D में है और क्लोज कर्व है, तो ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, और इसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग को एक आइडिया लग रहा होगा कि किस हिसाब से जो है क्वेश्चंस देखने के बाद, क्वेश्चन रीड करने के बाद बिल्कुल हमें एक आइडिया लग रहा है कि क्वेश्चन देखने के बाद कि हम लोग को क्या यूज करना है, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। देखिए एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले रीड कीजिए, क्वेश्चन रीड करने के बाद देखिए क्या आता है कि द वैल्यू ऑफ, ये दिया हुआ है और सी का मतलब यहाँ पे लिखा होगा, बिल्कुल सी का मतलब क्या है दे दिया है, द वैल्यू ऑफ, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है और सी का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर सी इज द बाउंड्री, सी इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, कौन सा रीजन है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1 इज। तो सी का मतलब अब यहाँ पे नई स्फीयर कह रहा है, नई सर्किल कह रहा है, सी का मतलब एक बाउंड्री दे दिया, बाउंड्री के बारे में आपको दे दिया इक्वेशन, आप उसे एक इस इक्वेशन से एक बाउंड्री बनाइए, तो बाउंड्री जो बनेगा वो भी कैसा बनेगा, क्लोज कर्व जैसा ही बनेगा। तो पहले हम लोग बाउंड्री बनाते हैं फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन, ठीक है, तो जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रीजन बनाएंगे, देखते हैं क्या रीजन आता है। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन जो हम लोग को फाइंड आउट करना है दैट इज द 3 of x minus of 8y square into d of x and plus that is 4 of y minus 6xy into d of y, ठीक है। ये हम लोग को फाइंड आउट करना है और c, यहाँ पे c जो है ये क्लोज्ड जो बाउंड्री है, तो उस बाउंड्री को पहले हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। देखिए इस बाउंड्री को हम लोग बनाते हैं, क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस होता है, ठीक है, और y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस होता है। इसका मतलब पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लीजिए। अब दो आप लोगों को पता चल गया, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। जो x एक्सिस होता है इसमें y 0 होता है और जो y एक्सिस होता है उसमें x 0 होता है ना। तो x एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का मतलब x इक्वल टू 0, और तीसरा जो है इक्वेशन दिया हुआ जो है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो x बाय 1 एंड प्लस वाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइन आपको होगा, ये लाइन कहीं ऐसा होगा 1,1 ये ऐसे पास करेगा, ठीक है। ये इंटरसेप्ट का मतलब x एक्सिस पे आपको 1 लेना है दैट इज 1,0 एंड y एक्सिस पे जो होगा 0,1, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगा इसका x प्लस वाई इक्वल टू 1 का, इंटरसेप्ट पुट करेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारा एक रीजन बन गया, तो यही रीजन है, इसी रीजन को हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक क्लोज रीजन बन गया, ये जो आपका ये जो इक्वेशन है ये क्या है आपका x इक्वल टू 0 लाइन है और ये जो है आपका y इक्वल टू 0 लाइन है, ये रीजन बन गया हमारा, ठीक है। एक बाउंड्री बन गया, तो अब हम लोग को यही निकालना है। तो हम लोग को पता है इक्वेशन देखने के बाद कैसा लग रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है और साथ में एक क्लोज 2D का डायमेंशन एक रीजन दिया हुआ है, इस रीजन में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, हमें क्या अप्लाई करना है यहाँ पे, आप ही लोग सोचिए। देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है, dx का कोएफिशिएंट dy का कोएफिशिएंट, साथ में एक बाउंड्री दिया हुआ है, बाउंड्री 2D में है, तो हम लोग को दिमाग में बस एक ही चीज आ जाएगा क्या कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ग्रीन्स थ्योरम से। तो क्या ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम लोग स्टोक्स थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकते हैं, स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल के लिए दिया गया था। तो लाइन इंटीग्रल आपको 3 लाइन का इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, एक लाइन ये, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो इसीलिए ग्रीन्स थ्योरम, और 2D में दिया हुआ है और क्लोज रीजन है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ग्रीन्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। हम लोग क्या यूज कर लेंगे, ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम में हम लोग को पता है जो dx के कोएफिशिएंट होते हैं और जो dy के कोएफिशिएंट होते हैं, तो इसको m बोलते हैं और इसको n बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले dx के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ देखिए हम लोग को लिमिट भी रखना होगा, पहले इसी को लिख लेते हैं। i इक्वल टू क्या होता है, डबल इंटीग्रल डेल अपॉन डेल ऑफ x होता है, ठीक है। अब dx, तो जो dx के कोएफिशिएंट है उसको यहाँ पे नहीं लेंगे, उसके अपोजिट वाले को लेंगे, मतलब n को लेंगे, तो n क्या हो जाएगा आपका, दैट इज द 4 ऑफ y माइनस 6xy, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस
डेल अपॉन डेल ऑफ वाई। अब डेल वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो dx के कोएफिशिएंट को लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस 8y², ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ वाई। यहाँ पे दो वेरिएबल लिखना है इस तरीका से। अब आपको लिमिट पुट करना है, तो लिमिट पुट करने के लिए आपको रीजन दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आप x क्या बोल सकते हैं, x जो वैरी कर रहा है वो फ्रॉम 0 से लेके 1 तक। y के लिए हम लोग यहाँ पे जो है ये लिख लेंगे, मतलब y के लिए इस तरीका से हम लोग बना लेंगे। हम लोग को पता है कि y इक्वल टू यहाँ पे y इक्वल टू 0 से लेकर के ये जो लाइन का इक्वेशन ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो इस वाले पॉइंट पे y का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, फ्रॉम 1 माइनस एक्स तक, मतलब y इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स और x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक। मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन उस वहां पे इस तरह का बहुत क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है, बताया वहां पे, ठीक है। तो आप लोग वहां भी देख सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू 0 लाइन से लेकर के x वैरी करते हैं यहाँ से यहाँ, और y कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, उसी के लिए हम लोग क्या किए, इस छोटे से एक स्ट्रिप को काट लिए y इक्वल टू 0, और जो इस वाले पॉइंट पे y का वैल्यू हम लोग इस लाइन के इक्वेशन से निकाल लिए बस। तो यहाँ से हम लोग लिमिट पुट कर देंगे कि x का वैल्यू है आपका 0 से लेके 1 तक, और y का वैल्यू 0 से लेके y का जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स तक। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो है डबल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट आता है। तो मैंने डबल इंटीग्रल मैंने यहाँ से बताया है कि कैसे सॉल्व करते हैं, डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल के केस में आपको ये देखना रहता है ध्यान, ये यहाँ पे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ देखिए जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अंदर से, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, y का 0 ये हो जाएगा माइनस ऑफ एंड x, तो ये माइनस ऑफ 6y हो जाएगा, एंड माइनस ये माइनस पहले से था, और ठीक यहाँ से हम ले लेंगे y के रिस्पेक्ट में x 0, एंड अगेन हो जाएगा माइनस ऑफ 8 दूना 16y, ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ वाई, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 में से 6 गया तो कितना 10 हो जाएगा। तो डबल इंटीग्रेशन 10y हो जाएगा इंटू डी वाई डी एक्स इंटू डी ऑफ वाई इंटू डी ऑफ एक्स। अब आप यहाँ से लिमिट जो हम लोग है x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक, एंड y का जो है वो 0 से लेके कहाँ है 1 माइनस एक्स तक। तो y डिपेंडेंट है, तो पहले किसको इंटीग्रेट करना है, y को। तो y के रिस्पेक्ट में पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, तो y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 कांस्टेंट है बाहर ले लिए, y का क्या हो जाएगा y²/2, एंड लिमिट फ्रॉम 0 से लेके 1 माइनस एक्स तक, ठीक है। एंड उसके बाहर हम लोग क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 से लेके 1 इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। और इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, 10 आपका कांस्टेंट था, मैंने 10 बाहर कर लिया, इनटू एक इंटीग्रेशन और 2 भी बाहर कर लिए y का स्क्वायर, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो वो हट जाएगा आपका, इंटू डी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेके 1 तक। अब आप लोग और भी सोल्व कर सकते हैं आसानी से, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 1a² है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2x, ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स, एंड x इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेके 1 तक। ये हो गया 5 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या हो जाएगा देखिए जरा, ये हो जाएगा dx का x हो जाएगा एंड प्लस x के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x²/2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। अपर लिमिट पुट कर लीजिए तो ये होगा 5 इंटू 1 प्लस 1/3 एंड माइनस 1, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, ये 5/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जो आपका आंसर आने वाला है दैट इज 5/3 1.63, ठीक है। तो 5/3 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग जो है इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे।
तो इस क्वेश्चंस को देखने के बाद ही आपको एक आइडिया लगना चाहिए और अब जो है सोचना है आपको कि कैसे सोल्व करना है। जब भी आपको वेक्टर कैलकुलस जो है ये दो तीन चीजों का कंबाइंड फॉर्म है। कैसे? आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से डबल इंटीग्रेशन का चीज जो है वो आ रहा है, इसमें जो है इंक्लूडिंग है क्या एप्लीकेशन, ये ग्राफ भी इंक्लूडिंग है। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको बेसिक बेसिक जो चीजें है वो आना चाहिए। क्वेश्चन रीड करने के बाद ये तो आइडिया लगना ही चाहिए कि इसमें हमको क्या यूज करना है। यदि ये पता चल गया उसके बाद भी आपको फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए जो बेसिक चीज है वो एकदम अच्छे से आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके आगे ये जो कर्व, ये ग्राफ कैसे हम लोग सोचते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर डिफिनिट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका इस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चंस आपको ऐसा नहीं कि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, मैं बस इस क्वेश्चंस को माइंड डेवलप करने के लिए कर रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन पे एक आइडिया लग जाएगा आपको। इसके बाद तो जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे ही, और उसके साथ साथ हम लोग जितने क्वेश्चंस जो है उस टाइम पे हम और भी क्वेश्चन देंगे इसी से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये नया चीज है या बिल्कुल डिफरेंट या बिल्कुल अलग चीज है या बिल्कुल हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस क्वेश्चंस में एक आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी कि हमको क्वेश्चन रीड करने के बाद कैसे हमको सोचना है और कैसे आइडिया लग रहा है, ठीक है। तो कोई भी वीडियो को मतलब ये नहीं करना है कि या छोड़ के नहीं भागना है। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि क्या इसमें हम कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पे सोच रहे हैं, ठीक है। देखिए जरा एक क्वेश्चन है, कंसीडर द लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल आपको ये फाइंड आउट करना है। सी इंटीग्रेशन दिया हुआ है, द इंटीग्रल बीइंग टेकन इन ए काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन ओवर द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओवर द क्लोज कर्व सी, ठीक है। ये देखिए क्लोज कर्व सी दिया हुआ है, दैट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द रीजन आर शोन इन द फिगर बिलो। द रीजन आर इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय द यूनियन जो ऑफ 2x3। तो 2x3 एक रेक्टेंगल दिया हुआ है एंड ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1। तो सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 1 है, और रेक्टेंगल 2x3 एरिया का एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? द लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट्स टू, इसका आपको क्या निकालना है? लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हम लोग को सोचना है या इस क्वेश्चन को जो करना है, क्वेश्चन में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? इंटीग्रेशन दिया हुआ है यहाँ देखिए, जो है x इंटू डी ऑफ वाई माइनस वाई इंटू डी ऑफ एक्स दिया हुआ है, और c दिया हुआ है। c का मतलब क्लोज्ड कर्व, c का मतलब ये कैसा है? क्लोज्ड कर्व, जिसमें एक रेक्टेंगल 2x3 का एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, और साथ में एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 1 रेडियस 1 है, 1 यूनिट मान के चलिए रेडियस आपका है 1 यूनिट, ठीक है। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए 2D, ये जो आपको दिख रहा है कर्व, ये क्लोज कर्व है, बिल्कुल क्लोज कर्व है और 2D में है। 2D में है और क्लोज कर्व है, तो हम लोग इस पे क्या यूज कर सकते हैं? ग्रीन्स थ्योरम। यहाँ देखिए x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स, तो ये m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और ये दिया हुआ है क्लोज कर्व क्लोज रीजन, है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग इस पे क्या यूज कर लेंगे? ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। चलिए, तो ग्रीन्स थ्योरम यहाँ पे यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं देखिए जरा। आई इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे जो है डेल ऑफ एक्स लिख रहे हैं, तो किसका कोएफिशिएंट लेते हैं? डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स, तो किसका कोएफिशिएंट लेते हैं? एक्स के साथ वाई वाले का कोएफिशिएंट लेते हैं, ठीक है। एंड माइनस डेल अपॉन डेल ऑफ वाई, एंड वाई वाले के साथ किसका कोएफिशिएंट लेते हैं? एक्स वाले का। तो एक्स जो dy के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे आपको dx के कोएफिशिएंट लेना है, तो क्या है वो? माइनस ऑफ y है, और dx के रिस्पेक्ट में यदि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो किसका यहाँ से लेना है? dy का, तो क्या है आपका? x, ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको हम लोग यदि पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस ये भी 1 हो जाएगा, इंटू डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ वाई। 1 और 1 2 बाहर आ गया, है ना। तो डबल इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ वाई, तो डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई इसी को हम लोग एरिया बोल सकते हैं, टोटल एरिया फाइंड आउट करना। तो इस रीजन का टोटल एरिया निकालना है ना। एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है?
दैट इज 2 इंटू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया, ठीक है, या जो भी इस बाउंड्री के अंदर है, ठीक है, उसका हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, टोटल एरिया या टोटल सरफेस एरिया जो है हम लोग को फाइंड आउट करना है। dx dy, तो हम लोग इसी की जगह ds इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, d ऑफ x इंटू डी ऑफ वाई। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग को निकालना है, टोटल एरिया, ठीक है। तो ये 2 इंटू, अब इसमें देखिए दो तरह के एरिया, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के एरिया 2x3 हो जाएगा, एंड प्लस एक सेमी सर्कल है, तो सर्किल का पूरा एरिया निकालना होता है पाई आर स्क्वायर, और यदि आधा सेमी सर्किल आधा मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो आर कितना है, रेडियस 1 पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसको यदि फर्दर हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए ये आपका कितना बन जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना कितना 12, एन प्लस 2 और 2 कट जाएगा, 12 प्लस पाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 12 प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से जो हम लोग इसका इंटीग्रल जो है फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 प्लस पाई। तो आप देख रहे हैं कितना कितना इजी तरीका से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं हम लोग। बस इसमें हम लोग को ये पकड़ना है कि किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे m और n हम किसको ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, dx यहाँ लिखा हुआ है, तो dx के कोफिशिएंट को ही m बोलते हैं और dy के कोफिशिएंट को n बोलते हैं। तो यहाँ पे उल्टा लेते हैं, मतलब dy वाले कोफिशिएंट को देखिए मैंने यहाँ पे लिखे है dy के कोफिशिएंट, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है dy के कोफिशिएंट को, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है dx के कोफिशिएंट को। इस बात को बस ध्यान रखना है ग्रीन्स थ्योरम में। तो हम लोग यहाँ जो यूज किए, क्या यूज किए, ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब समझ में आएगा आप लोगों को। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो ये सब जितना हम लोग किया अभी किस पे किया है, ये जो अभी क्वेश्चन था आपका किस थ्योरम पे था, दैट इज द ग्रीन्स थ्योरम, है ना, ग्रीन्स थ्योरम पे था। तो हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए जरा क्या है क्वेश्चन। द सरफेस इंटीग्रल दिया हुआ है वेक्टर एफ डॉट एन कैप इनटू डीएस ओवर द सरफेसेस ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर दिया हुआ है, देखिए जरा, आपको मैं क्या बोला था, आपको खुद ही एक आइडिया लग जाएगा। एक सरफेस इंटीग्रल दिया हुआ है, ठीक है, एंड ओवर किसके ऊपर आपको फाइंड आउट करना है, स्फीयर एस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर दिया हुआ है। तो देखिए सरफेस और स्फीयर मतलब वॉल्यूम, वेयर वेक्टर एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे वेक्टर एफ दिया हुआ है, एंड एन इज द यूनिट आउटवर्ड सरफेस नॉर्मल, ठीक है, इल्ड्स। तो देखिए आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, क्योंकि जब आप स्फीयर की बात करते हैं तो कैसा रीजन बनता है, एक क्लोज रीजन बनता है ना, तो एक वॉल्यूम की बात होगा, और इस सरफेस दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चंस को रीड करके ही आपको यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये किस पे बनेगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे, ठीक है, क्योंकि सरफेस और वॉल्यूम के बीच रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है, तो ये किस पे बनेगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे, ठीक है। तो देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो डबल इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है, और क्या निकालते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इंटू डी बी, यही निकालते हैं, है ना। ये सरफेस होता है और ये वॉल्यूम होता है टोटल। तो यही तो हम लोग को दिया हुआ है, देखिए डबल इंटीग्रल, यहाँ पे जो सरफेसेस है यही सरफेसेस ओवर द स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, और वेक्टर एफ दिया हुआ है। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसके लिए हम लोग को क्या निकालना है, पहले डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ निकालना है। तो वेक्टर एफ दिया हुआ है, ठीक है, देखिए जरा वेक्टर एफ क्या दिया हुआ है, आपका जो वेक्टर एफ दिया हुआ है दैट इज x प्लस वाई इंटू आई कैप एन प्लस एक्स प्लस जेड इंटू जे कैप एन प्लस वाई प्लस जेड इंटू के कैप, ये वेक्टर एफ दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, डाइवर्जेंस, डी आई वी ऑफ एफ। डाइवर्जेंस का मतलब क्या, डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना। तो डॉट प्रोडक्ट आई वाले कोफिशिएंट को आई वाले के साथ, जे को जे और के को के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा, वाई वाला 0 हो जाएगा, प्लस ये जो होता है जे, ये वाई के रिस्पेक्ट में करना होता है, बट यहाँ पे एक्स और जेड है तो ये 0 हो जाएगा, एंड प्लस जेड के रिस्पेक्ट में ये भी 1 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना बन गया 2। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ कितना निकल गया 2।
और आप लोग को डाइवर्जेंस अच्छे से पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, है ना। यदि नहीं आइडिया लग रहा है तो आप मेरा पीछे वाला वीडियो देखिए जहाँ पे मैंने डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना बताया है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस निकला यहाँ पे। अब बस यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, ये इंटीग्रेशन निकालना था हम लोग को। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल आई इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन, है ना। डाइवर्जेंस ऑफ एफ कितना निकला 2 इंटू डी, ठीक है। 2 आ गया बाहर। अब जो टोटल वॉल्यूम है आपका डीवी का मतलब टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम जो स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, उसका टोटल वॉल्यूम, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, है ना। आर क्यू, आर जो होता है रेडियस, तो यहाँ पे देखिए जरा रेडियस कितना है 3। जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है स्फीयर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 है, दैट इज 3 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो रेडियस कितना बन गया 3। यहाँ पुट कर दीजिए तो कितना आ रहा है देखिए 4 दूना 8/3 पाई इंटू आर मतलब 3 का क्यूब, 3 3 9 27, ठीक है। तो क्या बना 9 27, तो कितना बना 9 है 72, 72 पाई हो जाएगा आंसर, ठीक है। कितना इजी वे में कर लिए हम लोग, और ये बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। बस आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद एक आइडिया लगना चाहिए कि कैसे हम लोग को इसको सोचना है, सोल्व करना है, ठीक है। चलिए, और ये किस पे था, ये आपका ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे बेस्ड था। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए जरा। द सरफेस इंटीग्रल, देखिए सरफेस बोल दिया पहले ही, सरफेस इंटीग्रल एस का मतलब सरफेस इंटीग्रल, ये दिया हुआ है एन कैप इंटू डी एस ओवर द स्फीयर गिवन बाय। अब यहाँ पे स्फीयर कह रहा है, फिर देखिए स्फीयर कह रहा है और यहाँ पे क्या है सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल और स्फीयर की बात हो रही है, इसका मतलब सरफेस और वॉल्यूम की बात हो रही है, इसका मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाना है, ठीक है। और इसी का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एन कैप इंटू डी एस दिया हुआ है, ये डबल इंटीग्रल है, एन कैप इंटू डी एस, इसको छोड़ने के बाद देखिए जरा हम लोग जो लिखते हैं इक्वेशन, वो कैसे इक्वेशन लिखते हैं, जो इंटीग्रल आई इक्वल टू जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता है वो क्या होता है, आई इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस इंटू क्या होता है वेक्टर एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल भी, है ना, इंटू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इंटू डी भी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपका क्या दिया हुआ है, ये एफ दिया हुआ है, आप इस फॉर्मेट को चेक करेंगे तो एफ के जगह क्या दिया हुआ है, ये पूरा वेक्टर। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देख करके उसमें से हम लोग वेक्टर एफ को निकालेंगे बाहर, वो है 1/पाई इंटू 9x आई कैप माइनस 3y जे कैप। वेक्टर एफ को बाहर कर लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ निकालना है, तो इसका हम लोग निकालेंगे क्या, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। डाइवर्जेंस निकालते मतलब डॉट प्रोडक्ट करना, तो 1/पाई को बाहर कर लीजिए और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x वाले 9 भी यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो 9 इंटू 1 हो जाएगा एंड माइनस 3 y के रिस्पेक्ट में तो 3 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, दैट इज द 6/पाई। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ कितना आ गया 6/पाई। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ कितना हो गया 6/पाई इंटू डी भी। 6/पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लीजिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी भी का मतलब टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। अब रेडियस यहाँ से निकालेंगे तो रेडियस यहाँ भी कितना है 3, ये क्या हो जाएगा आपका 6/पाई इंटू 4/3 एंड द पाई इंटू 3 का क्यूब। ये पाई से पाई कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 दूना 6, ये 4 दूना 8 इंटू 3 3 9 27, ये बन जाएगा कितना 9, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 दूना 16, 5 21, मतलब 216 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीका से ये जो है हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये आपका 216 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 216 आ रहा है आप लोग का, तो हम लोग क्या यूज किए यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम।
तो इस तरीका से देखिए कैसे हम लोग सोल्व कर पा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेगा, बहुत ही ईजी रहता है। बिल्कुल आप लोग को बस समझना है कि हम लोग को कहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस लगाना है, कहाँ ग्रीन्स लगाना है और कहाँ स्टोक्स लगाना है। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है PYQ के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।